बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आजकल स्टेट बैंक के हवाले से कि ऑटोनॉमी के हवाले से बड़ा हॉट डिस्कशन हो रहा है मीडिया के ऊपर भी, लोगों के दरमियान में भी, और उस हवाले से जो है वो खासी बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें आप लोगों की दिलचस्पी होगी कि हम इस मौजू के ऊपर बात करें। अच्छा, ये स्टेट बैंक का की जो इंडिपेंडेंस है, मैं पहले चाहूँगा कि इसका एक आपको जो फिलोसॉफिकल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा दूँ कि ये स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की बात क्यों हो रही है। जिन लोगों का ख्याल ये है कि शायद सिर्फ पाकिस्तान में ये बात हो रही है और ये क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर है तो इस लिहाज से ये बात हो रही है। हालांकि ये जो फिनोमेना है सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और पिछले 30-40 साल से जब से ये न्यू लिबरल इकोनॉमी या न्यू लिबरलिज्म की जो बात हो रही है, जब से ये बात हो रही है, उसमें कई पॉलिसीज के साथ एक पॉलिसी सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की भी है। अच्छा, ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है या न्यू लिबरलिज्म है, इसको इसकी जो बेस है वो क्लासिकल इकोनॉमी के ऊपर है। क्लासिकल इकोनॉमी आपको मालूम है कि जो उसका मेनली जो पहला इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ, उसने जो बेसिक जो 2-3 बातें की थी, उसमें से पहली बात ये थी कि जी जो लोग जो अपना इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। हर आदमी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा होता है और अल्टीमेटली ये सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कॉमन गुड में होता है, वो सबके लिए अक्रॉस फायदेमंद होता है। दूसरी बात उसने ये की थी कि इकोनॉमी को जो है जो जब ये सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी जो है वो जो स्टेबल होती है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की बेसिस पे होती है। उसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुद ही डिमांड और सप्लाई जो है कि फोर्सेस उसको स्टेबल कर देती हैं। और उसने एक वर्ड यूज किया जो बड़ा टेक्नोलॉजी है कि जी इनविजिबल हैंड है, कि जो फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, चॉइसेस लोग फ्री चॉइसेस ले रहे हैं, उसके नतीजे में इकोनॉमी अपने आप को स्टेबल करती है। अच्छा, उस वक्त उसने ये भी बात की कि जी जो कंपेटिटिव एडवांटेज की है स्पेशलाइजेशन की, यानी हर आदमी को अपने स्पेशलाइज काम करना चाहिए, हर मुल्क को स्पेशलाइज काम करना चाहिए। उसके नतीजे में उसने ये बात की कि जी ट्रेड टैरिफ को कम होना चाहिए। लोगों हर मुल्क जब अगर अपनी जो है अपनी स्पेशलाइज चीज़ों में काम करेगा तो ओवरऑल वर्ल्ड में बेहतरी आएगी। और एडम स्मिथ के ये जो नजरिया था, ये अगले 100-200 साल तक इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर दुनिया पे गालिब रहा और इस तरह से मामला चलता रहा। और उस जमाने में वैसे ये बात भी थी, यानी 20वीं सदी के शुरू में जब ये अमेरिका के अंदर जो सबसे पहले 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उस वक्त ये उसकी जो भी ख्यालात थे वो चैलेंज हुए, इसलिए कि उससे पहले लोगों का ये ख्याल था कि इकोनॉमी अपने आप को बैलेंस करती है। अगर कहीं डिमांड लेबर्स की कम होगी तो लेबर्स अपनी सैलरी कम कर लेंगे, उस पर सेटल हो जाएगा। किसी गुड्स की डिमांड, यानी ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमी खुद अपने आप को बैलेंस कर रही होगी। लेकिन जब 1930 में जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, और वो इतना बड़ा डिप्रेशन था कि अमेरिका में तकरीबन 30% लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी 80-90% वैल्यू खत्म हो गई और बड़ा ये मतलब ये इसके इम्पैक्ट बड़े वास्ट थे पूरी इकोनॉमी पे, और उसका इम्पैक्ट जो है दुनिया भर में ही पड़ा। तो उस वक्त लोगों को ये ख्याल हुआ कि शायद ये जो आपस में बैलेंस करने वाली बात है, ये इकोनॉमी खुद से बैलेंस कर रही है, ये शायद उस तरह से ठीक नहीं है। अच्छा, उस वक्त ये भी पोजीशन थी कि अमेरिका की अगर आप मिसाल लें, क्योंकि कैपिटल वर्ल्ड का वो यानी लीडर था, तो उस वक्त ये था कि 80% लोग तकरीबन दुनिया के, 40% जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, 40% जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उस लिहाज से एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी। तो ये तो था कि कैपिटलिस्ट, ये बात तो हो रही थी कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी तनख्वाहें ठीक नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर एम्प्लॉयमेंट का कोई मेजर मसला उससे पहले नहीं था। लोगों को जॉब्स मिल जाती थी, ऑल्दो के अच्छी, यानी जो सही पैसों पे जॉब नहीं मिल रही होंगी, लेकिन ये कि जॉब मिल जाती थी। लेकिन जब 1930 में इतनी बड़ी बेरोजगारी हुई तो ये उसके जो ख्यालात थे ये चैलेंज हुए। और 20वीं सदी का जो सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट थे लॉर्ड केन्स, उसने ये कहा कि जी अगर ये इकोनॉमी, क्योंकि आप क्रेडिट लैंड करते हैं, तो इकोनॉमी में जो है वो बूम और बस्ट के साइकिल से गुजरती रहेगी, और जब भी रिसेशन आएगा उस रिसेशन को खत्म करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। उसने मिसाल ये दी कि जब ये रिसेशन आता है तो लोगों में एनिमल स्पिरिट होती है, यानी वो फिर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, फर्म इन्वेस्ट नहीं कर रही होती, लोग खरीदारी नहीं कर रहे होते, तो उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट के खर्चे जरूरी हैं। और उसने फिर एक मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट का कंसेप्ट दिया कि जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी
तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और फिर वो उनमें से कुछ पैसा टैक्स की सूरत में वापस भी आ जाएगा। तो लॉर्ड कीन्स के जो ख्यालात थे वो 1930 में गालिब हुए और अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पे उसकी उनकी पॉलिसीज पे गवर्नमेंट ने अमल किया। अमेरिका के अंदर न्यू डील्स प्रोग्राम शुरू किया सदर रूजवेल्ट ने और तकरीबन आप सोचें कि उस जमाने में 13 मिलियन लोगों को उन्होंने जॉब्स दी, बेसिक्स जो है वो वेज के ऊपर दी। और अमेरिका का जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम आज देख रहे हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा उस जमाने का ही बना हुआ है। उन्होंने पार्क्स बनाए, रोडें बनाई, बड़ा काम हुआ और अमेरिका किसी हद तक रिसेशन से बाहर आ गया। और अगले 30-40 साल तक ये लॉर्ड कीन्स के ख्यालात जो है वो इकोनॉमी पे गालिब रहे। हालांकि उस जमाने में इन्फ्लेशन भी ज्यादा था लेकिन ग्रोथ भी अच्छी थी। और यूरोप के अंदर, यूरोप अपने दूसरी जंग अजीम के बाद के 30 साल को अपने गोल्डन 30 ईयर्स कहता है, जिसमें इन्फ्लेशन तो ज्यादा था लेकिन ग्रोथ उनकी अच्छी थी। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा था कि लेकिन 1970-75 में जब ये ऑयल प्राइस शॉक हुए आया इकोनॉमी, एक तरफ तो ये हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ी ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, दूसरे से तरफ ये हुआ कि ग्रोथ भी रुक गई। तो फिर जो वो ख्यालात थे जो क्लासिकल इकोनॉमी के थे उसको फ्रेडरिक हाइक ने जो है वो पेश किया। उसने कहा कि जी गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो वो बेनिफिट की जगह उसके हार्म ज्यादा होता है, उससे मसाइल ज्यादा पैदा होते हैं। गवर्नमेंट के इदारों की मिसाल दी। उसने कहा इतना ये कॉम्प्लेक्स काम है इकोनॉमी का कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स की बेसिस के ऊपर ही काम होना चाहिए और जितनी फ्री मार्केट जो है वो होना चाहिए। और इसके ख्यालात तो उसने यानी 1940 में पेश कर दिए थे, लेकिन जब ये अटलांटिक के इस तरफ मार्गरेट थेचर और वहाँ उस तरफ सदर रैगन जो है वो मुंतखब हुए तो इन ख्यालात को बहुत तकवीत मिली और अगले 30-40 साल फिर ये जो है वो न्यू लिबरल इकोनॉमी का दौर रहा। अच्छा, उस जमाने में एक और बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन। उसने वो इस मामले में तो बिल्कुल वो फ्रेडरिक हाइक के साथ था कि जी गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस बात में वो उसका ख्याल था कि जी क्योंकि आप जो मनी है वो गवर्नमेंट की क्रिएचर है तो इसलिए मनी की सप्लाई ठीक होना चाहिए। अगर वो सप्लाई होती रहेगी तो इकोनॉमी तरक्की करती रहती। उसका ख्याल ये था कि 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसकी एक मेजर वजह ये थी कि उस वक्त के जो भी सेंट्रल बैंक था, फेड था अमेरिका का, उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, उसने बेल आउट नहीं किया और उसके नतीजे में जो है वो इकोनॉमी को जो है वो डाउन टर्न से गुजरना पड़ा। तो ये जो तबका था ये मॉनेटरियस जो इकोनॉमिस्टों का जो वो था वो मॉनेटरियस कहलाता है, कि जो कहते हैं कि बाकी चीजों में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लेकिन ये कि मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक का काम है उसमें उसका एक्टिव रोल होना चाहिए। तो उसके अगले 30-40 साल फ्री मार्केट, डीरेगुलेशन, क्रॉस बॉर्डर जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल फ्लोज, उन्होंने टैक्सेस को बड़ी तेजी से कम किया। आप सोचिए कि 1970 में हाई मार्जिनल जो टैक्सेस थे अमेरिका में वो 90% थे, यानी एक अमाउंट के बाद आपको 90% गवर्नमेंट को देना पड़ता था। बड़ी ड्रास्टिकली जो है वो टैक्सेस कम किए और उसके नतीजे में ये हुआ कि बड़ी कंपनियां, कैपिटलिस्टों ने जो है वो अपनी दौलत को अक्यूमुलेट भी किया और इनइक्वालिटी खासी बढ़ी। यानी अगले 30-40 सालों में ये हुआ कि इस वक्त पोजीशन ये है कि 1% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास तकरीबन 50% दौलत मौजूद है और 50% जो नीचे के लोग हैं वो उनके में से अक्सर ऐसे हैं कि इनके पास नेगेटिव इक्विटी है। तो यानी दुनिया में अगर आप 15-20 अमीर लोगों को देख लें तो वो उनके पास इस वक्त इतनी दौलत मौजूद है कि 3.5 यानी आधी दुनिया के बराबर उनके पास दौलत मौजूद है। तो इन पॉलिसीज के तहत यानी ये भी हुआ कि इकोनॉमी जो है वो उन्होंने आज़ाद किया, टैक्सेस कम किए, तो इन पॉलिसीज के नतीजे में दौलत कंसंट्रेट भी हुई। और साथ साथ उन्होंने ये बात की कि जो मैंने आपको बताई कि सेंट्रल बैंक को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उनका ये ख्याल था कि उनके पॉलिटिशियन जो है वो शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं, तो इसलिए स्टेट बैंक में टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए जो लॉन्गर टर्म व्यू ले रहे हों और वो मनी की सप्लाई को बरकरार रखें। तो इसको वहां पे एक बात मशहूर है कि अनइलेक्टेड पावर्स ऑफ टेक्नोक्रेट्स, के टेक्नोक्रेट जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बेसिस के ऊपर इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे। और उस वक्त फिर ये जो बात है सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की, ये दुनिया भर में जो है वो फैली। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, तो IMF इस पे बात कर रहा होता है कि जी यहाँ पे भी इसी तरह की चीज होनी चाहिए। पॉलिटिशियन जो है वो उनके शॉर्ट टर्म मोटिव होते हैं, कभी वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या दूसरे कामों के लिए शायद वो कहें कि जी ज्यादा कर्जे ले लें सेंट्रल बैंक से, तो उससे लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि IMF का जो पूरा जोर रहा है पिछले 30-40 साल में वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर रहा है कि जी उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्राइसेस स्टेबल रहे।
हालांकि उससे पहले यानी मैंने आपको बताया 1930 से लेकर 70 तक ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ के नतीजे के अंदर जॉब क्रिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और ग्रोथ की जगह ज्यादा फोकस जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे है, और ये समझा गया कि सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज के थ्रू जो है वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकता है। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का। अब मैं आपको जो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस के लिए जो दो मशहूर दो इंडेक्सेस यूज होते हैं, जीएमटी और CWN, इसमें वो 3-4 चीजों को देख रहे होते हैं। पहली चीज ये कि वो ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक को हेड को अपॉइंट कैसे किया जा रहा है, टर्मिनेट कैसे किया जा रहा है। उनका ये ख्याल है कि अगर सेंट्रल बैंक के हेड को गवर्नमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकती हो तो इसका मतलब है कि वो फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे अमल करेगा, वो कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेगा। तो इसलिए उनका ख्याल है कि जी उसको जो भी मुलाजमत हो उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि वो ये देख रहे होते हैं, दूसरा उनका क्राइटेरिया कि कॉन्फ्लिक्ट लेवल क्या है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर चाह रहा है कि जी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जो है वो ज्यादा फिस्कल पॉलिसी को एक्टिव बनाए, ज्यादा काम करे, तो सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक आजाद है। तीसरी चीज ये कि मॉनेटरी टारगेट सेट कौन कर रहा है, इन्फ्लेशन के टारगेट, इंटरेस्ट के टारगेट, ये गवर्नमेंट सेट करती है या सेंट्रल बैंक सेट करता है। एक और चीज जो वो ये देख रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक की लैंडिंग, जो सेंट्रल बैंक लैंडिंग कर रहा है वो कितनी लैंडिंग है। दुनिया भर में आपको पता है सेंट्रल बैंक लैंडिंग कर रहे होते हैं गवर्नमेंट्स को, तो वो उसको अपने लिमिट से बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा। तो ये 3-4 क्राइटेरिया थे और इस बेसिस के ऊपर वो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस को जज कर रहे होते हैं। और पिछले 30 सालों के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज में जो तकरीबन जो उनका जो डेवलपमेंट का जो परसेंटेज थी, जो कोफिशिएंट यानी 0.35 था, और डेवलप कंट्रीज का 445% या 0.45 था, वो 60% पे पहुंच गया है। अच्छा, पिछले इस अरसे में पाकिस्तान में भी सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस में खासा इजाफा हुआ है। 1993 में पहली दफा हुआ, फिर 2011 में हुआ। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस दूसरे इदारों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, और जब भी हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो ज्यादा इस पर प्रेशर भी इस चीज के ऊपर आ रहा होता है। यानी अगर आप पाकिस्तान के दूसरे इदारों से कंपेयर करें, प्लानिंग कमीशन हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो उनके मुकाबले में सेंट्रल बैंक की सारी चीजें यानी पर्क से लेके हर चीज अलग होती है। यानी आप देखें कि अगर वज़ीर आज़म की जितनी सैलरी होगी, मेरा ख्याल है कि उससे 10-20 गुना ज्यादा जो है सेंट्रल बैंक की हेड की सैलरी होगी, उसको अलग से डील किया जा रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो सेंट्रल बैंक की जो इंडिपेंडेंस है उसके जो है वो बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला जो है वो इन्फ्लेशन है, और आप ऑल्दो के इन्फ्लेशन में बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कबाहत है। दूसरा ग्रोथ, और तीसरी इनइक्वालिटी। जो दो सर्वे जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से, क्योंकि सेंट्रल बैंक को जब इंडिपेंडेंस दी जाती है तो समझाया जाता है कि ये प्राइस कंट्रोल कर लेंगे। तो जो दो सर्वेज हैं मशहूर, एक हार्वर्ड का सर्वे है, एक यूरोपियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि इसका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। यानी ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक को आप इंडिपेंडेंस देंगे तो इन्फ्लेशन जरूर कंट्रोल हो जाएगी। कोई आप जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आप इसमें नहीं देख सकते। तो ये बात जो की जा रही है कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस से आप प्राइस कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं हो, वो स्टडी से साबित है वो नहीं हो सकता। और हमने ये देखा भी कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन तकरीबन 1-1.5 साल पहले कोई 15% चली गई थी, और सेंट्रल बैंक ने अपना रेट खासा इंक्रीज किया, तकरीबन 7 से 13% कर लिया, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई। जब उसके बाद जब उन्होंने कोरोना आने के बाद अपना रेट कम किया तो फिर थोड़ी सी इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई। तो ये बात कहना है कि जी, और पाकिस्तान में तो खास तौर पे ये पोजीशन है कि ज्यादातर आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जी 60% जो कंज्यूमर बास्केट होती है वो एनर्जी प्राइसेस हैं या फूड प्राइसेस हैं, उस पे जो है वो आप इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके उसका फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। लेकिन बहरहाल ये जो स्टडी है ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है कि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक स्टडी में यह है कि ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक स्टडी ये है कि जिसमें ग्रोथ में शॉर्ट टर्म में जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त कर रहा होता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये फायदेमंद होता है। लेकिन एक जो रिसेंट स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि जो 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 तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी ग्रोथ पे नेगेटिव असर डाला है सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस ने। यानी पिछले 30-40 साल के अंदर उनकी इंडिपेंडेंस भी बढ़ी है, लेकिन साथ साथ उनकी ग्रोथ रेट भी कम हो गए। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस जो न्यू लिबरल पॉलिसी, न्यू लिबरल इकोनॉमी, न्यू लिबरलिज्म की जो है वो एक उनकी पॉलिसी है, उसके नतीजे में इनइक्वालिटी में बहुत इजाफा हुआ है। यानी पिछले 30-40 साल में पहले यह था कि 1% लोगों के पास, जैसे मैंने बताया कि अब 50% के करीब दौलत मौजूद है, जो इससे आधी थी, और बड़ी तेजी से दौलत कंसंट्रेट हुई। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो दुनिया में 1% लोग हैं, उन 80% जो दौलत में इजाफा हो रहा है वो उनकी तरफ जा रहा है।
तो बड़ी तेजी से दौलत कंसोलिडेट हो रही है। यानी और साथ साथ इस वक्त तकरीबन 650 मिलियन लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी उसकी बहुत बड़ी तादाद है, जिनके पास बेसिक खाने पीने की चीजें, बेसिक सहूलियात मौजूद नहीं है। तो एक तरफ बेतहाशा दौलत जमा हो रही है और एक तरफ बेतहाशा गुर्बत है। और ये बात कहना कि ये अमेरिका जैसे अमीर तरीन मुल्क है, वहां भी नीचे के जो 50% लोग हैं उनकी वो उनके यानी नेगेटिव इक्विटी पे है और बहुत से लोग गुर्बत का शिकार हैं। तो ये नहीं है कि अमीर अमीर मुल्क में ये नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। इन पॉलिसीज की वजह से हर जगह ये बात हो रही है। तो जो सेंट्रल, अच्छा इसमें ये बात के जरूरी नहीं कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की वजह से हुआ, क्योंकि जो न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं उसमें टैक्सेस की रिडक्शन है, उसमें ये बात है कि जी प्राइवेटाइजेशन करें, उसमें ये बात है कि जो जो गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज है, इवन सेहत वगैरह को भी जो है प्राइवेटाइज होना चाहिए। तो ये पॉलिसीज भी जो है वो गुर्बत में इजाफा कर रही है। तो ये जरूरी नहीं कि आप कहेंगे जी सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की वजह से इसमें फर्क पड़ रहा है। तो ये जो है तीन जो इकोनॉमिक बेसिक इंडिकेटर है, उन पे सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का स्टडीज के मुताबिक क्या फर्क है। अब हम स्टेट बैंक के मौजूदा एक्ट में जो प्रपोज चेंजेस हैं, जो भी इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हैं, जो हमें पता चल रही हैं, उसको क्योंकि अभी तक के ये बाकायदा पब्लिक तो नहीं किया गया है, तो उसमें उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जो इनके प्रेम्बल है उसमें जो है वो पहले जो प्रेम्बल में था दो बातें थी, एक सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। यानी दोनों चीजें हैं कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बरकरार, प्राइस स्टेबिलिटी या मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखेंगे, साथ साथ आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे। जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, उनका यूज होगा। और ये जो प्रीएम्बल है ये इस वक्त यूएस फेड का भी है, उनको भी उनके भी डुअल मैंडेट है, वो दोनों चीजें इंश्योर कर रहे होते हैं। यानी वो ये भी कर रहे होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें और वो ये भी कर रहे होते हैं कि जी प्राइस स्टेबल भी रखें। इस पॉलिसी को या इस प्रेम्बल को चेंज करके वो ये कह रहे हैं कि जी फर्स्ट उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो प्राइस स्टेबल रखेंगे, यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग उनका पहला काम होगा। और ये इसको ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ जिसके सबसर्विएंट होंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव। दूसरा उनका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी रेगुलेट करेंगे बैंक्स को, किसी बैंक को जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बेल आउट करना, जो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, वो होगा। तीसरी जो उनका ट्रेजरी ऑब्जेक्टिव वो ये है कि अगर गवर्नमेंट के कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं तो उसमें सपोर्ट करेंगे। तो इस लिहाज से उनकी, क्योंकि वो इनका ख्याल है कि जो फिस्कल काम करना है गवर्नमेंट का काम है, स्टेट बैंक का काम है प्राइस स्टेबल रखना। ऑल्दो कि ये लग ये रहा है कि ये अभी जो है वो एक ये प्रपोज मेजर चेंज है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि पिछले 2 साल में जब से IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ है, स्टेट बैंक सबसे ज्यादा प्राइस स्टेबिलिटी पे ही ज्यादा जोर दे रहा है। और पिछले यानी आपको मैंने बताया था कि 2 साल पहले जब ये इन्फ्लेशन बढ़ा था तो इन्होंने बड़ी तेजी से अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.5 से मेरे ख्याल 13% कर दिया था। और आप सोचिए कि उस 13% करने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि प्राइमरी बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है स्टेट बैंक की, तकरीबन आप सोचेंगे 24 ट्रिलियन जो है वो हमारा डोमेस्टिक कर्जा है, जिसमें से 16 ट्रिलियन बैंकों का है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 1000 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि हर 1% रेट के ऊपर गवर्नमेंट को 150-200 बिलियन रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डॉक्टर हफीज पाशा की सुनी, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो इस बात को कि हमने 6.5 से 13 इसलिए लेके गए कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, उनका इसमें वो ये था कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने तकरीबन 400 बिलियन रुपए ज्यादा इंटरेस्ट दिया है। और जब ज़ाहिर 400 बिलियन रुपए ज्यादा इंटरेस्ट दिया तो उसकी वजह से इन फर्म्स ने, इन कंपनीज ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई, जिससे इन्फ्लेशन कम होने के बजाय और बढ़ गया। और ये डाटा भी साबित करता है कि जब स्टेट बैंक ने अपना रेट कम किया, अभी मैं आपको आगे एक स्लाइड दिखाता हूँ कि जब उन्होंने अपना 13 से ड्रास्टिकली कम किया आफ्टर कोरोना, तो हमारा इन्फ्लेशन भी अब 8-9% के ऊपर जो है वो 8-9% के करीब है। इस पूरे अरसे में आप सोचिए कि ये जो हमने 1000 बिलियन रुपए गवर्नमेंट ने ज्यादा दिए, इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान के टोटल जो टैक्स रेवेन्यू जमा होना है 5 ट्रिलियन के आसपास, उसका 20% अमाउंट है। ये पाकिस्तान के टोटल डेवलपमेंट जो बजट है उससे ज्यादा अमाउंट है। ये जो हम एहसास पे खर्च कर रहे हैं 200 बिलियन, उससे 5 गुना ज्यादा अमाउंट है। तो आप ये सोचिए कि इतना ह्यूज अमाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए देना पड़ा कि हमने इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ। और दूसरी बात यह है कि जब ये हाई पॉलिसी रेट था स्टेट बैंक का, उस जमाने में फाइनेंस डिवीजन ने अपना बहुत सारा लोन कि जो शॉर्ट टर्म था उसको लॉन्ग टर्म किया। तो स्टेट बैंक के रेट गिरने के बावजूद भी गवर्नमेंट का खर्चा भी अगले 3-4 साल कम नहीं होगा, क्योंकि हालांकि जब हाई रेट इंटरेस्ट हो तो आपको उस टाइम के ऊपर शॉर्ट टर्म डेट को लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोऑर्डिनेशन का मसला था या जो भी सिलसिला था, उसके नतीजे में उन्होंने अपना बहुत सारा शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म किया। तो ये जो भी कॉस्ट आई है ये अगले 3-4 सालों में भी आएगी।
ये आप देखिए, ये स्लाइड में पता चल रहा है कि हमने जो 2019 में जैसे ही स्टेट बैंक ने अपना रेट गिराया 13, 13.5 से 6, तो इन्फ्लेशन भी अब 7-8 के करीब, 7-8-9% के करीब जो है वो कर रहा है। तो ये लॉजिक कि स्टेट बैंक एक तो यानी गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ और दूसरा इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो गया, इसलिए कि जब प्राइवेट इदारों ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई, उसके नतीजे में इन्फ्लेशन का इजाफा हो गया। और दूसरी अहम वजह ये होती है कि जो स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है तो उसमें दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रही होती है और ले कौन रहे होते हैं, वो डिपॉजिटर्स ले रहे होते हैं। तो डिपॉजिटर्स के बाद ही मनी सप्लाई बढ़ती है, वो भी इन्फ्लेशन में इजाफे का बाइस हो सकती है। लेकिन ये बहरहाल बात तय है कि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, अब हम जो है स्टेट बैंक की बकिया, ये जो पहली 3 चीजें हैं ये हमने देख ली कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पहले से स्टेट बैंक के हाथ में, उसमें एमपीसी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो करती है। उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी पिछले अरसे में रेट बढ़ाया, कम किया, तो मेरा ख्याल है वो अभी भी इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड है जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को हेड करता है, ये प्रपोजल है कि उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। अभी हमने देखा कि ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिवीजन, उसने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट को हाई इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म किया, तो कोऑर्डिनेशन पहले भी कोई खास नहीं लग रहा। अगर स्टेट बैंक का प्रोग्राम था कि भी 13 से दोबारा 7 पे आना चाहिए था, तो फिर जाहिर इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट को लॉन्ग टर्म करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन बहरहाल जो भी कोऑर्डिनेशन था उसको प्रपोजल है कि ये कमेटी खत्म कर दी जाए, ताकि ये बोर्ड खत्म कर दिया है, ताकि फाइनेंस मिनिस्टर कहीं इन्फ्लुएंस ना करे स्टेट बैंक को। तीसरी चीज ये कि जो डिसीजन हैं वो एसबीपी गवर्नर के, ऑफिशियल्स के, ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते अनलेस के ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हो या बैड फेथ के साथ हो। अभी हमने देखा कि एक स्टेट बैंक का बड़ा जब उन्होंने रेट बढ़ाया तो कोई उसको अदालत में तो अभी भी चैलेंज नहीं हो सकता। तो ये बात एक लिहाज से वो भी है, यानी आप समझिए कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान में या दुनिया भर में ये है कि वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के 2-3 काम है। एक काम ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मिलिट्री की चीजों का आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो उनको जो है गवर्नमेंट को अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाए तो वो जुडिशरी के पास जाना। तो अदालत में भी आपको पता है जजों के फैसलों को आप अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी तीसरा जो आजाद इदारा जो बन रहा है वो स्टेट बैंक बन रहा है कि उनके जो भी फैसले होंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए होंगे उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि जी आपने गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करा दिए, वो कहेंगे जी हम तो इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे थे। तो स्पेसिफिकली वो ये कहते हैं कि ये बात ये कर रहे होते हैं कि इन फैसलों को अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये तीनों बातें हमने पिछले उसमें देख ली। अच्छा, चौथी चीज जो है वो जो उनकी एक अहम पॉलिसी है वो ये कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी है कि उसके ऊपर भी मेरा नहीं ख्याल के कोई खास चेंज है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज रेट को देख रहा है और मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई उसकी बेसिस के ऊपर ही डिसीजन हो रही है। पिछली गवर्नमेंट के जमाने में आपको पता है कि उन्होंने स्टेट एक्सचेंज रेट को रोक के रखा था और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जा रहा था और साथ साथ ये था कि आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही थी। 2 साल पहले इन्होंने पॉलिसी चेंज की, जो मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी बात है कि मार्केट डिमांड सप्लाई पे, क्योंकि जनरली लोगों का ख्याल होता है कि आप अगर रुपए अप्रिशिएट कर रहा है तो अच्छा है और रुपए डिप्रिशिएट कर रहा है तो खराब है। हालांकि जब रुपए डिप्रिशिएट करता है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। क्यों? कि आपकी जो दो कमाऊ पूत हैं इस वक्त, एक कौन है? एक एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फायदा, अगर 120 से रेट 160 पे चला गया, 155 चला गया है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो ज्यादा अच्छी तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे वो लोग आपके वो जो लेबर क्लास जो सऊदी अरब यूएई में बैठी हुई है, जब वो पैसे भिजवाते हैं तो उनको इंसेंटिव होता है कि उनको अच्छी प्राइस मिलती है। साथ साथ जो आपकी इंपोर्ट है, हर चीज आप इंपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी जो बिल्कुल ऐसे आइटम्स हैं, मतलब चीज से लेके तो बिस्किट से लेके हर चीज इंपोर्ट हो रही है। तो जब वो चीज महंगी होती है तो आपकी इंपोर्ट्स भी कम होती है। तो आप ये देखिए कि 2018 में पाकिस्तान की जो फॉरेन लायबिलिटी थी वो तकरीबन $95 बिलियन थी और हर महीने 2 बिलियन के हिसाब से बढ़ रहा था। ये करंट अकाउंट के डेफिसिट का मतलब ये होता है कि उस अमाउंट को आपको उतना लोन लेना है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर उसी हिसाब से बढ़ता रहता तो आज पाकिस्तान का जो फॉरेन लायबिलिटीज होती है वो $155 बिलियन पे होती। लेकिन ये इन्होंने एक्सचेंज रेट को मेरा ख्याल है ठीक किया, उसके नतीजे के अंदर जो है वो अब पाकिस्तान के जो दिसंबर 2020 पे लायबिलिटीज मेरा ख्याल $115 बिलियन के आसपास है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और मेरा ख्याल है मार्केट डिमांड सप्लाई पे भी जाना चाहिए और लोगों को ये समझना भी चाहिए कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो आपका क्या जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है तो उससे आपको कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा भी होता है। अमेरिका और इस वक्त आपको पता है अमेरिका और चाइना के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें अमेरिका 100 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, चाइना 500 बिलियन की करता है। और अमेरिकन शोर मचाते रहते हैं चाइनीज से कि आपने अपनी करेंसी को कम वैल्यू पे रखा हुआ है।
तो उसका फायदा उनकी एक्सपोर्ट को हो रहा होता है। तो ये बात जो है वो, ये जो पॉलिसी है मेरा ख्याल है अच्छी है। अब पिछले 2 साल से हम स्टेट बैंक कर भी रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई पे कर रहा है, और ये इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि प्रपोज एक्ट में जो भी है उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा। अच्छा, इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये वो है कि स्टेट बैंक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को लोन ना दे सके। अच्छा, इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट को लोन ना दे, अभी इसका पोजीशन ये है, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 24 ट्रिलियन का डोमेस्टिक डेट है। अच्छा, फॉरेन डेट जो है वो आपके लिए खासा खतरनाक होता है, इसलिए कि उसमें करेंसी रिस्क भी होता है और भी इशू होते हैं। लेकिन हमारा जो 2/3 डेट है वो लोकल डेट है, उसका तकरीबन यानी इस वक्त 6 ट्रिलियन जो है, 24 में से 6 ट्रिलियन जो है वो स्टेट बैंक से लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और IMF के आने के बाद 1-2 ट्रिलियन कम भी हुआ है इसमें। तो ये 6 ट्रिलियन जो लोन लिया होता है, इसका आपकी उस तरह कॉस्ट नहीं आ रही होती, क्योंकि आप ट्रेजरी बिल पे की बेसिस पे गवर्नमेंट स्टेट बैंक को पे कर रही होती है, लेकिन स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के दोबारा बजट में आ जाता है। तो अगर स्टेट बैंक जो है वो लोन दे रहा हो तो उसकी कॉस्ट कम होती है। अभी आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो वो है, यानी इसका जो टोटल टैक्स उसका 45% अभी इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। तो अगर ये चीज भी हो जाएगी तो आपका जो है वो जो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो ही 15 ट्रिलियन है। तो अगर स्टेट बैंक जो है वो लोन नहीं देगा गवर्नमेंट को, तो सारा का सारा जितना भी डिपॉजिट है वो सब गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और प्राइवेट जो इदारे होंगे उनको किस तरह से लोन मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। और ये 2011 में भी ये बात हुई थी कि जी पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा और उसके बाद गवर्नमेंट लोन ले सकेगी स्टेट बैंक से, लेकिन फिर ये हुआ कि वो हर दफा पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल ले लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टेट बैंक से डेट लिया हुआ है वो GDP का 15% है, जबकि जो और ममालिक हैं उन्होंने अपने पिछले दिनों, जब कोरोना वायरस, उससे पहले भी क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे बहुत बड़े लोन जो है लिया हुआ है। इसमें आप देखिए बैंक ऑफ जापान ने 117% GDP का लोन दिया हुआ है। जो ECB है, ये जो यूरोपियन कमर्शियल बैंक है, इसका 47-48% है। इस वक्त फैट का भी बहुत बढ़ गया, ये कोरोना से पहले की पोजीशन है। तो ये बड़ी तेजी से बढ़ा है, और लेकिन वो पाकिस्तान को मना कर रहे हैं इस बात के ऊपर। तो ये एक बात ये कही जा सकती है कि वहां पे इन्फ्लेशन कम है पाकिस्तान की निस्बत। जब स्टेट बैंक लोन देता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उससे इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। लेकिन हम ये पहले बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन उतना नुकसानदेह नहीं है जितना ग्रोथ की कमी नुकसानदेह है। इन्फ्लेशन में क्या होगा कि आपकी जो आज सैलरी है, अगर 10% इन्फ्लेशन है तो आप 10% चीजें कम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपकी बेशुमार लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और तनख्वाह ना होना जो है वो ज्यादा खतरनाक है, या तनख्वाह की जो है परचेजिंग पावर 5-10% कम हो जाना खतरनाक है। तो ये बात भी अहम है कि जी स्टेट बैंक की लैंडिंग को जो मना कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि इम्प्रैक्टिकल भी है, और ये दुनिया भर में जो भी चीजें हैं वो उसके लिहाज से ये मतलब ये उसके साथ अलाइन नहीं है। अच्छा, दूसरी जो अहम मैं आपकी चीज में बताना चाह रहा था वो ये कि जो पाकिस्तान, ये चार्ट आप जरा देखिए, इसके अंदर पाकिस्तान के डेट को जो है वो कंपेयर किया गया है और कंट्रीज के साथ। इसमें एक साइड पे हमने ये दिखाया कि हम जो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू रेवेन्यू हमारा क्या रेशियो है, ये हमारा दुनिया में हाईएस्ट है। दुनिया में श्रीलंका हमसे ऊपर से नजर आ रहा है। हम अपने जो भी गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू आता है उसका 45% तकरीबन अपना इंटरेस्ट में पे कर देते हैं। जाहिर है कि जब आप इतना ह्यूज अमाउंट जब आप इंटरेस्ट में पे करेंगे तो उसके नतीजे में फिर आपके पास बचेगा क्या गरीबों की मदद करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। तो दुनिया के कुछ चंद वाहिद ममालिक में है जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने रेवेन्यू के ऊपर। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं तो हमारा डेट टू GDP रेशियो, हालांकि हमारा ख्याल है कि हमारा डेट टू GDP ज्यादा है बहुत, ऑल्दो के ज्यादा है, लेकिन डेवलप कंट्री से अभी भी कम है। हमारा डेट टू GDP रेशियो है वो तकरीबन 85-90% के करीब, जबकि डेवलप कंट्रीज में ये 120% पे पहुंचा हुआ है, और जापान के अंदर तो और भी बहुत ज्यादा है। तो जो क्या वजह है कि इनकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू और जो टैक्स रेवेन्यू से में सिर्फ 2-3% है, जबकि हमारी 45% है। यानी हमारे पास जो 100 रुपए आते हैं, इतनी मुश्किल से FBR जो है वो कॉन्टेक्ट करती है ताजरों के बाद, हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पैसे जमा होते हैं, उसके बाद 45% हम टैक्स में दे देते हैं, 45% हम इंटरेस्ट में दे देते हैं। जबकि इन ममालिक के अंदर ये पोजीशन है कि सिर्फ 2-3% जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा हुआ है। पाकिस्तान का कोरोना के बाद 13 से कम होकर 7% इंटरेस्ट रेट स्टिल जो है वो तकरीबन 28 गुना ज्यादा है, जो इस वक्त डेवलप कंट्री में तकरीबन वो जीरो डेट के ऊपर आ गए। 0.1% का एवरेज रेट है, तो उनकी जो भी डेट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि रेट बहुत कम है उनके कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक्स का, उनके जो है वो सेंट्रल बैंक्स का, तो उसकी वजह से उनका अमाउंट बहुत थोड़ा जा रहा होता है। और ये बात भी अजीब है कि हम मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है।
और हमारा 45% ऑफ द रेवेन्यू इज गोइंग टू इंटरेस्ट पेमेंट इन पाकिस्तान कंपेयर टू लेस देन 5% इन डेवलप्ड मार्केट्स। अच्छा, इसके इस हवाले से जो मैं आपको जो अनकन्वेंशनल बात करना चाह रहा था, जो मैंने इसका मौजू भी रखा था, वो यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ उसका, कि पाकिस्तान का जो टोटल इस वक्त डेट सर्विसिंग कॉस्ट है इस बजट में तकरीबन 2.946 बिलियन है। ये 43% ऑफ टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर हम ये जो इतना ह्यूज हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, इसमें से जो डोमेस्टिक ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट के ऊपर तो बहरहाल रेट थोड़ा सा कम होगा, इसका तकरीबन 2/3 70% जो है डोमेस्टिक डेट का खर्चा है। तो अगर हम अपना रेट जो है जिस तरह हमने 13 से 7 किया, 7 से अगर हम ये ग्रेजुअली कम करके बकिया जिस तरह से डेवलप कंट्रीज है, अगर हम 1% के नीचे ग्रेजुअली ले आए, तो हम 2000 बिलियन रुपए जो है वो गवर्नमेंट बचा सकती है। ये 2000 बिलियन रुपए इतनी बड़ी रकम है जिससे आप अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 3 गुना बढ़ कर सकते हैं जितना अभी है। और जो एहसास प्रोग्राम है, जो आप हर फैमिली को, जो हर गरीब फैमिली को तकरीबन 3000 रुपए महीने दे रहे हैं, अगर ये सिर्फ वहां पे खर्च किया जाए तो ये 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा दे सकते हैं। यानी आप सोचिए कि उन गरीब फैमिलीज को 25,000 रुपए तक के आप फैमिली भी दे सकते हैं, जिससे आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनको सेहत दे सकते हैं। और जब ये काम होगा तो जाहिर है कि वो चीजें खरीदेंगे। तो पाकिस्तान की तो जीडीपी का सबसे बड़ा मसला यही है कि 30-35% लोग तो यूज ही अपनी उनकी तो परचेज ही नहीं कर पाते, तो कैसे आपकी जीडीपी बढ़ेगी? तो ये जो है स्टेट बैंक को मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए कि जी किस तरह से इसको रेट्स को कम करें और दूसरे ममालिक के करीब लाएं। ये बात जो जस्टिफिकेशन देती है हाई रेट रखने की, दो वजूहत देते हैं वो। एक थी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लेशन जो है वो आपका कॉस्ट पुश है। और इवन जो अगर कॉस्ट पुश ना भी हो तो इसके बारे में कोई एक राय नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने आपको स्टडीज ये बताई। दूसरी बात यह है कि इससे एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाहर से कुछ हॉट मनी आ जाएगी जिससे आपका एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमने देखा जो हॉट मनी आई थी $2-3 बिलियन, वो जैसे ही कोरोना शुरू हुआ वो निकल गई। तो ये दोनों जो जस्टिफिकेशन है हाई इंटरेस्ट रेट के, फ्रॉड है। पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट रेट हाई करने से, जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है और उसके नतीजे के अंदर जो है वो अपनी प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ाते हैं। दूसरी बात ये कि ये पैसा जब जाता है डिपॉजिटर्स के पास तो उनके पास ही मनी सप्लाई बढ़ रही होती है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा। और जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात हम कर चुके हैं कि एक्सचेंज रेट को आपको स्टेबलाइज नहीं, यानी आपको अप्रिशिएट करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि अगर वो ग्रेजुअली जो है वो मार्केट फोर्सेस की बेसिस पे हो तो आपका करंट अकाउंट कंट्रोल में रहता है। और हमने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर जो स्टेट बैंक ने अपना मार्केट फोर्सेस पे गई एक्सचेंज रेट के नतीजे को करके, तो उसमें पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2 बिलियन पर मंथ था, इतना ह्यूज आप सोचेंगे $2 बिलियन आपको हर महीने लोन चाहिए था, वो अब तकरीबन पॉजिटिव है। तो ये बात कह रहा है कि जिस इंटरेस्ट रेट हमने इसलिए हाई किया हुआ है कि इससे जो है वो एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये भी जो है वो बात थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ये लग रहा है कि शायद थोड़ी सी ये अनकन्वेंशनल बात है, लेकिन मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो जरा पीछे अपने जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी जो है वो मैं तस्करा करना चाह रहा हूँ। लॉर्ड कीन्स, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, यानी आप सोचिए कि इकोनॉमिक्स में सबसे जो मशहूर बंदा है वो ये बंदा है लॉर्ड कीन्स। उसका ये ख्याल है, जो पहले जो उसमें लिख रहा है कि जी यानी जो हाई इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट है, ये विलन ऑफ द पीस है, यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी के लिए ये इंटरेस्ट रेट है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि मॉनेटरी अथॉरिटीज कैन हैव एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे लाइक, यानी मॉनेटरी अथॉरिटीज यानी सेंट्रल बैंक के पास पूरी पावर है कि वो इंटरेस्ट रेट को नीचे ला सकते हैं। आप ये देखिए कि जो यूरोप की जो स्कैंडिनेवियन कंट्री थे, वहां इवन माइनस में भी रेट है, तो भी ये नहीं कि लोग बैंकों से निकलवा लेंगे पैसे, इसलिए कि अभी स्टेट बैंक ने जब 13 से 7% किया अपना रेट, तो बैंकों के डिपॉजिट तो कम नहीं हो गए, बल्कि मेरे ख्याल 1-2 ट्रिलियन बढ़ ही गए। तो ये है कि कंट्रोल पूरा स्टेट बैंक के पास है। तीसरी बात वो ये कह रहा है कि इफ यू प्ले विद देयर मनी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज हेल्दी और नेचुरल, देन आई हैव नो डाउट द इनएविटेबल स्लम्प विल इंसू, वी मस्ट अवॉइड इट देयरफॉर एज वी वुड हेल फायर। यानी वो कह रहा है कि अगर हम ये इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करते रहेंगे तो उससे जो है वो प्रॉब्लम ही पैदा होगी। कहता है कि हेल फायर से जिस तरह आपको अवॉइड करना चाहिए, उस तरह आपको हाई इंटरेस्ट रेट से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अभी आप ये देखिए हर वक्त हर 2 महीने पे ख्याल हो रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो बिजनेस स्टेबल भी नहीं हो पाते। तो ये जो मशहूर एक इकोनॉमिस्ट है रेंडल रे, उसने कीन्सियन जो व्यूज को एक्सप्लेन करते हुए कहा
कि मॉनेटरी पॉलिसी रूल इज प्रेफर्ड, सेट द ओवरनाइट रेट एट जीरो एंड कीप इट देयर। यानी वो कह रहा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी में अपने रेट को करीब करें जीरो से और उसको वहीं पे रखें। यानी ये वो बात कर रहा है जो लॉर्ड कीन्स बात कर रहा है कि जो इकोनॉमी का जो है वो समझे आपका आपका मेन जो है वो बंदा है जिस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड कर रही है। दूसरा एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है वो जॉन केंथ गैल्ब्रेथ, ये भी 20वीं सदी का बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है। उसने ये बात की है, अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बात वो ये कह रहा है कि जी हम ये समझ रहे होते हैं टू लिमिट अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन एंड the remedial entity is the federal reserve system, the central bank। मतलब वो कह रहे हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, रिसेशन खत्म करने के लिए हम जो है फेडरल रिजर्व की तरफ हम देख रहे होते हैं। फॉर मेनी इयर्स विद मोर टू कम, this has been under the direction from Washington of a greatly respected chairman, Mr. Alan Greenspan। This institution and its leader are the ordained answer to both boom and inflation and recession or depression। वो कहता है कि जी हम अमेरिका में समझाया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की वजह से रिसेशन या हो रहा है, या उसकी वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है या बूम हो रहा है, उसकी वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो जवाब देता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मेजर्स इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल रिजर्व आर थॉट टू बी द बेस्ट अप्रूव्ड, बेस्ट एक्सेप्टेड ऑफ इकोनॉमिक एक्शन। इसको आप बड़ा कह रहे होते हैं, बड़ा अच्छे एक्शन ले रहे हैं, इनकी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में, मुल्क भर के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस होती है। दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टली इनएक्टिव। वो कहते हैं ये वाज़ेह है कि ये इनफेक्टिव है। दे डू नॉट अकम्प्लिश व्हाट दे आर प्रिज्यूम्ड टू अकम्प्लिश। आप समझ रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, ये लेकिन ये नहीं कर पाते। Recession and employment or boom and inflation continue. Here is our most cherished and on examination most evident form of fraud। वो कह रहा है ये जो भी बात कर रहे हैं इसको बहुत चेरिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ है कि जी स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। ये बात जो है वो गलत नहीं है। तो मैंने आपको दो जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दो मशहूर इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस भी दे रहा हूँ। अच्छा, तीसरी जो बात मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ मैं थोड़ा सा हम दीन की तरफ देख रहे होते हैं। जो हम कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट तो पिछले 300 साल से चीजों पे इख्तलाफ कर रहे हैं। कभी कुछ होती है एक बात, कभी कुछ होती है, वो मतलब उनका इत्तेफाक कई चीजों में नहीं होता। स्टेट बैंक रेट बढ़ाएगा, उससे इख्तलाफ करने वाले होते हैं, हर चीज में जो है इख्तलाफ होता है। लेकिन कुरान ने क्या कहा है कि गॉड विल डिप्राइव इंटरेस्ट ऑफ ऑल ब्लेसिंग एंड विल गिव ग्रोथ फॉर डीड्स ऑफ सदका ज़कात। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी ये जो बात है कि इंटरेस्ट को ब्लेसिंग से महरूम कर दिया जाता है और जब आप सदका देते हैं तो उससे ग्रोथ होती है, ये सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ के अंदर है या ये आखिरत के अंदर है। हालांकि आप ये देखिए कि कोरोना के दरमियान में सारे बैंकों ने जो पॉलिसी रेट थे उनके 2% उसको भी कम करके 0 पे ले आए। किस लिए ले आए? कि वो अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ चाह रहे थे। ये बात आज से 14 साल पहले कुरान ने बताई कि अगर आप इंटरेस्ट खत्म करेंगे तो आपकी ग्रोथ में इजाफा होगा, और आज ये जदीद मईशत इसको साबित कर रही है। और दुनिया भर में आप देखें, अमेरिका में 0 रेट, यूरोप में 0 रेट, जापान में तो 20 साल से 0 रेट चल रहा है। तो ये वो ग्रोथ के लिए चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि कोरोना के अरसे में हम दूसरी बात भी ये साबित हुई है कि उन्होंने अपने जो उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, उनको उन्होंने जो है वो डोनेशन दी है। ये सिर्फ डोनेशन इसलिए नहीं दी है कि वो उन लोगों का ख्याल है उनको, बल्कि ये डोनेशन इसलिए भी दी है कि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। तो ये जो बात है कि जी अगर आप सदका जो है गरीब लोगों को मिलती है, और ये बड़ी कॉमन सी बात है कि गरीब लोगों के पास पैसे होंगे और वो खरीदेंगे, तभी तो आपकी कंपनी चलेगी, तभी तो जो है वो गुड्स की डिमांड होगी, तभी तो सर्विसेज की डिमांड होगी। तो ये दोनों बातें हैं कि जी इंटरेस्ट को ग्रोथ को खत्म कर देता है और जो डोनेशन और सदका जो है वो ग्रोथ को बढ़ा देता है। ये जदीद मईशत साबित भी कर रही है। मैंने पहले आपको 2 इकोनॉमिस्टों को दिए, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जाहिर है कुरान की बात है। तो जो मैं आखिर में बात करना चाह रहा हूँ अपनी बात खत्म करते हुए, कि हमारे लिए जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस क्या है। पहली बात ये कि जी आप एलिमिनेट करें, एटलीस्ट कंटिन्यू करें, रिडक्शन करें इंटरेस्ट रेट के अंदर। अभी 7% है, ग्रेजुअली आप कम करें, और इससे इतना ह्यूज फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट को मिलेगी कि जिससे वो बेतहाशा काम कर सकती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है। जो गरीब हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि तकरीबन 1/3 लोग, यानी 35%, 7 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो सतह गुर्बत से नीचे, यानी वो लोग हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, 3 वक्त का खाना नहीं है। और दूसरी दुनिया में, दूसरे ममालिक में तो ये होता है कम से कम कि उनके बच्चे पढ़ लिख के, उनके सेहत फ्री है, एजुकेशन फ्री है, पढ़ लिख के अगली जनरेशन बेहतर हो जाती है, कोई सोशल अपवर्ड मोबिलिटी का कोई चांस होता है। यहाँ तो ये भी नहीं है, क्योंकि आपने उनको ना पढ़ाई का मौका है, ना सेहत का मौका है। तो हम एक लॉस्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब तक ये लोग, अगर ये जो महरूम तबका है, जब तक इनको सहूलियात नहीं मिलेंगी, इनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता।
और जाहिर है ये मुआशरा तो बड़ा अनस्टेबल मुआशरा रहेगा ही, क्योंकि ऐसा मुआशरा जिसमें 1/3 लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। और तीसरी बात ये कि मेरा ख्याल है मोरली हमसे सबसे ज़्यादा सवाल इन लोगों का होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बहुत सारे हम नेकी कर रहे होते हैं, लेकिन आप अगर दीन का भी और से ज़्यादा नहीं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए कि आपके जो भाई आस-पास जो आपकी कौम के लोग हैं, अगर वो इस हालत में हैं, तो उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और इनको इम्प्रूव एक आदमी नहीं कर सकता, उनको गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर सोचिए ना, अगर आप 7 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको खाने-पीने को नहीं मिल रहा है, 1 करोड़ फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 करोड़ फैमिली को एक आदमी तो नहीं कर सकता, ऑल्दो कि हम मतलब डोनेशन से काम कर रहे होंगे इंडिविजुअली, लेकिन ये गवर्नमेंट का ही काम है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट का काम ये है कि वेल्दी लोगों के ऊपर वेल्थ टैक्स और ज़कात की इम्प्लीमेंटेशन करे, ताकि वो पुअर्स को सपोर्ट कर सके। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, दूसरी बात आपको ये करनी चाहिए कि जो वेल्थ के ऊपर आप लगाएं टैक्स। इस वक्त पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि टैक्सेस का निज़ाम खराब है, ज़ाहिर है। और अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे, पैसे नहीं जमा करेंगे, तो फिर ये होगा कि आप अपनी चीज़ें और कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये वेल्थ टैक्स और ज़कात का निज़ाम नाफिज हो, तो इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल इस वक्त जीडीपी है वो 40 ट्रिलियन है। तो आप सोचें कि नॉर्मली वेल्थ टू जीडीपी रेशो होता है वो 5 तक होता है। तो तकरीबन आप 2500 बिलियन रुपए आप वेल्थ टैक्स ज़कात जमा कर सकते हैं, अगर ये निज़ाम नाफिज हो। इतनी बड़ी रकम है कि इससे भी आप बहुत काम कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पाकिस्तान की और दुनिया की हर अजीब बात है कि एक तरफ हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, और एक तरफ हज़ारों काम पड़े हुए हैं। और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है कि हम कहते हैं डेफिसिट है, हम उनसे काम नहीं करा सकते क्योंकि बजट नहीं है हमारे पास। हालाँकि ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह दुनिया में और लोग हैं कि ये जो यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद जो रुपया खुद छाप रही है, वो कभी डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन हो जाए। तो ये भी अजीब बात है कि आपके करोड़ बेशुमार लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, बेशुमार काम पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनसे वो काम नहीं करवा पा रहे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। एलिमिनेशन, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी वेल्थ टैक्स, ज़कात की इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरी चीज़ ये कि आप जॉब्स क्रिएट करें, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और हम तरक्की और खुशहाली पे मजमूई तौर पे उस शाहराह पे गामज़न हो सके।